ठीक है। चलो, तो अभी आज देखेंगे हम समास। क्या देखेंगे? समास। समास के बारे में जानते हैं, समास होते क्या हैं, किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। अभी तक तुमने समास पढ़े होंगे, समास पढ़े हैं तुमने, अभी तक यही पढ़ा होगा डायरेक्ट कि अव्ययीभाव समास होता है, कर्मधारय होता है, तत्पुरुष होता है, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि, ये चीज पढ़े हैं ना। इसके अलावा अलग पढ़े हैं? नहीं पढ़े, हम पढ़ाएंगे। ठीक है। तो देखें, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए समास कहते कैसे हैं। ठीक है ना, प्रकार तो बाद की कहानी है। तो समास कहते कैसे हैं ये चीज़ देखते हैं। तो विभक्ति रहित पदों को, विभक्ति रहित मतलब जो पद होते हैं, वाक्य लिखे होते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर, गाय के लिए शाला। ठीक है। तो के लिए विभक्ति लगी हुई है, दिख रहा है, विभक्ति है ना, संप्रदान कारक की विभक्ति है। तो अगर इसको हम हटा देंगे विभक्ति को, और विभक्ति को हटाकर एक शब्द बना देंगे इसके लिए, तो बन जाएगी गौशाला। तो कहने का मतलब है किसी वाक्यांश को या किसी वाक्य को संक्षेप में लिखना। संक्षेप में हम तभी लिख पाएंगे किसी चीज़ को जब उसमें से हम विभक्तियों को हटा देंगे। ठीक है ना। विभक्ति को हटाने के बाद अपने आप ही संक्षेप होना है उसका। तो जो संक्षेप में होता है उसे ही हम समास कहते हैं। समास का फिर हम उसको तोड़ते हैं, तोड़ते नहीं है, संधि को तोड़ते हैं। समास का क्या किया जाता है? विग्रह किया जाता है। क्या किया जाता है? विग्रह किया जाता है। तो ध्यान रखना, समास का शाब्दिक अर्थ बोलें तो समास का शाब्दिक अर्थ तो होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। और इसको अलग अलग वाक्यों में करना, पदों में करना क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। ठीक है। समास को वैसे तो 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है ना। 3 भाग कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला होता है आपका शब्द की दृष्टि से। ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? अर्थ की दृष्टि से। ठीक है। तीसरा कौन सा होता है? प्रयोग की दृष्टि से। ठीक है। तो हम समास को 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। पहला है शब्द की दृष्टि से, दूसरा है अर्थ की दृष्टि से और तीसरा है प्रयोग की दृष्टि से। ठीक है ना। तो शब्द की दृष्टि के आधार, जब जो अभी तक तुम पढ़ते आ रहे हो ना, समास को पढ़े हैं तुमने, वो सिर्फ शब्द की दृष्टि से पढ़ते हो तुम। अर्थ के आधार पर पढ़े नहीं है तुमने, प्रयोग के आधार पर पढ़े नहीं है तुमने। ठीक है ना। लगभग नॉर्मल बुकों में भी ये नहीं मिलते तुम्हें। ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप रहेगा मामला। तो शब्द की दृष्टि से बात करें तो शब्द की दृष्टि से शब्दों को 6 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 6 भागों में। लिख लेते हैं। पहला है अव्ययी भाव। ठीक है। दूसरा है तत्पुरुष। तीसरा है कर्मधारय। चौथा है द्विगु। पांचवा है द्वंद्व और छठवा है बहुव्रीहि। ठीक है। तो शब्द की दृष्टि से समास कितने प्रकार के होते हैं? शब्द की दृष्टि से समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। यही पढ़े हैं आपने, यही तो पढ़े हैं ना। फिर हम बात करें अर्थ की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ की दृष्टि से देख लीजिए। तो अर्थ की दृष्टि से होते हैं 4 प्रकार के। कितने? 4 प्रकार के। चारों प्रकार कौन कौन से हैं वो देखें आप। पहला होता है आपका अव्ययी भाव, आ जाता है इसमें। कभी भी आपसे क्वेश्चन बन जाए कि अर्थ की दृष्टि से समास कितने प्रकार के होते हैं, 4 लगा के आना है। शब्द की दृष्टि से पूछे तो 6 लगा के आना है। प्रयोग की दृष्टि से पूछे तो मैं अभी बताऊंगा आपको कितने होते हैं। अव्ययी भाव। दूसरा होता है तत्पुरुष। ठीक है। तीसरा होता है द्वंद्व और चौथा होता है बहुव्रीहि। ठीक है ना। ठीक है। ये किसके आधार पर होते हैं? अर्थ की दृष्टि के आधार पर। ठीक है। ये चीज़ क्लियर। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप में संक्षेप होता है। ठीक है ना। इसको विग्रह करना क्या कहलाता है? मतलब इसको तोड़ना।
क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है, जोड़ना सामासिक पद या संक्षिप्त कहलाता है, ठीक है ना। और मैं बताऊंगा अभी सारी चीज़ें, अभी तो ओवरव्यू दे रहे हैं अपन पूरे समास का, ठीक है ना। पढ़ कुछ नहीं रहे, ये समझो ओवरव्यू दे रहे हैं। ओवरव्यू मतलब पूरा समास एक बार में समेट के देख रहे हैं, फिर देखते हैं आगे। शब्द की दृष्टि से 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार यहाँ हो गए आपके सामने। अर्थ की दृष्टि से आपके होते हैं कितने? 4 प्रकार के, अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अब हम बात करें प्रयोग की दृष्टि के आधार पर, ठीक है। तो प्रयोग की दृष्टि से होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। संयोग मूलक, ठीक है, वर्णन मूलक, और तीसरा प्रकार कौन सा होता है? पढ़ा है आपने, शायद मैंने आपको पढ़ाया है पीछे। वर्णन मूलक तो हो गया, संयोग मूलक हो गया, और किस किस को पढ़ाया है यहाँ समास मैंने? सूरज तुमने पढ़ा है, हाँ। आश्रय मूलक, कौन सा? आश्रय मूलक, याद रखा करो, ठीक है ना। 3 प्रकार होते हैं प्रयोग की दृष्टि से, संयोग मूलक, वर्णन मूलक और आश्रय मूलक, ठीक है। ये चीज़ क्लियर आपकी। फिर से हम देखते हैं, ये समास का ओवरव्यू हो गया। समास इतने प्रकार से हम पढ़ेंगे, फिर तत्पुरुष को अलग अलग पढ़ेंगे। तत्पुरुष के भी 6-7 भेद किए गए हैं, उनको अलग अलग पढ़ेंगे। अलुप्त तत्पुरुष, लुप्त कारक तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, ठीक है ना, नए तत्पुरुष, ये सारे हम पढ़ने वाले हैं उसमें। अभी हम ये ओवरव्यू हुआ, इसको आपने कॉपीराइट कर लिया होगा। फिर आप थोड़ा सा और देखें, समास के पद कितने होते हैं। कभी कभी पद पूछता है, वो क्या पूछता है? पद पूछता है। तो समास के 2 पद होते हैं, इसको मिटा दूं थोड़ा सा मैं, चलो यहाँ लिख दो। समास के पद होते हैं 2। एक तो होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद, ठीक है ना। 2 ही पदों में पूरा समास चलता है। पहला होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। कहने का मतलब प्रधानता के आधार पर पढ़ते हैं ना, तो तब पता चलता है इनका कि पूर्व पद प्रधान कौन से समास में होता है, ठीक है ना। तो आप पढ़ते हो, अव्यय भाव समास हुआ, अव्यय भाव समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है ना। तुम तत्पुरुष पढ़ते हो, तत्पुरुष में कौन सा होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है ना। और आप द्वंद्व पढ़ते हो, द्वंद्व में कौन सा होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि पढ़ते हो, बहुव्रीहि में कौन सा होता है? कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता है। क्लियर है ना। फिर देखते हैं, तो 2 होते हैं पद, 2 प्रकार के होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब आपके सामने कभी कभी पूछ लेता है, जैसे कि मैं एक शब्द लिखूं आपके लिए, विद्यालय। अब विद्यालय का आप समास विग्रह कीजिए, क्या बन जाएगा? विद्या के लिए आलय, यही बनेगा, विद्या के लिए आलय। आलय का मतलब होता है रहने का स्थान, तो विद्या का रहने का स्थान विद्यालय। जब हम विग्रह करते हैं, ये तो हो गया क्या? विग्रह हो गया, ओके। जब ये विग्रह है तो इसको हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। जो विग्रह करके समास बनता है उसको समस्त पद कहते हैं, और इसको बोलते हैं क्या? वेरी गुड, सामासिक पद, ओके। ये चीज़ समझ में आई आपको? ये हुआ समास का ओवरव्यू। हमें समझ में आया कि जो विग्रह कर देते हैं हम समास का, जो एक पद होता है उसका विग्रह करने पर कहलाता है वो समस्त पद, ठीक है ना। और संक्षेप रूप होता है उसका, ये संक्षिप्त हो गया ना, संक्षिप्तीकरण, तो ये कहलाता है क्या? सामासिक पद। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन उठा है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप है। तो हमने समास को बांटा, पहले 3 भागों में बांटा था, शब्द की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि और प्रयोग की दृष्टि से। शब्द की दृष्टि से हमने 6 भागों में बांट दिया उसको, अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। फिर हमने अर्थ की दृष्टि से बांटा, अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। फिर प्रयोग की दृष्टि से बांटा हमने, वो भी 3 भागों में बांटा, संयोग मूलक, आश्रय मूलक या वर्णन मूलक। उल्टा सीधा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अव्यय भाव के बारे में हम जान लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। अव्यय भाव के बारे में जानते हैं, तो अव्यय भाव समास कहते किसे हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो आपको पता है अव्यय भाव के 2 भेद हो गए हैं। 2 भेद होते हैं अव्यय भाव के। दोनों भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है पूर्व पद अव्यय,
दूसरा होता है पूर्व पद नाम पद। ठीक है, दो होते हैं, एक तो होता है पूर्व पद अव्यय, दूसरा होता है पूर्व पद नाम पद। मैं दिखा दूँ, अभी बता दूँ आपको। ठीक है, अव्यय भाव के बारे में बात करें। दो भेद हैं अव्यय भाव के। पहला है पूर्व पद अव्यय, दूसरा है पूर्व पद नाम पद। नाम का मतलब संज्ञा, संज्ञा को संस्कृत में नाम बोलते हैं। तो ध्यान दें, इसमें तो अव्यय होगा पहला पद। ठीक है ना, अव्यय आप सभी लोग जानते ही हैं, जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, वह शब्द कहलाते हैं अव्यय। ना तो उनका वचन होगा, जैसा रहता वैसा ही है, ना तो हम उसका लिंग परिवर्तन कर सकते। आप चाहो उसका स्त्रीलिंग बनाओ, नहीं बनेगा, पुल्लिंग बनाओ, नहीं बनेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, आप चाहो उसके वचन बहुवचन बनाओ, उसका नहीं बनेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है ना, तो पूर्व पद अव्यय, दूसरा नाम पद। इसमें आपको पहला पद या तो संज्ञा देखने को मिलेगा या विशेषण देखने को मिलेगा, दो देखेंगे। ठीक है ना, या तो संज्ञा देखने को मिलेगा या विशेषण देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो अव्यय भाव के दो भेद हो गए। कभी कभी पूछ ले आपसे डायरेक्ट तो बता देना, वैसे तो आपने आज तक डायरेक्ट ही रटे हैं कि अव्यय भाव के डायरेक्ट सवाल आमरण, आजीवन, यथाशक्ति, है ना, यथासंभव, ये सारे रटे हुए हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना, हमें पढ़ना है सिस्टेमेटिक तरीके से। तो दो भेद होते हैं, पूर्व पद अव्यय, पूर्व पद नाम पद, ये संज्ञा और विशेषण होते हैं। ठीक है ना, तो इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स दूं मैं आपको। जैसे एक शब्द है आपका, उपसर्ग होते हैं ना, उपसर्ग अव्ययी होते हैं, ध्यान रखना। जैसे मैंने सब समासिक पद दे दिया आपको, आजीवन। ठीक है, तो जो आगे लगा हुआ है ये है अव्यय, इसी के अकॉर्डिंग पूरा शब्द बनेगा, ये विग्रह इसी के अकॉर्डिंग होगा। मतलब इसमें पहला पद क्या है, प्रधान है। अव्यय भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है ना, क्लियर। तो पूर्व पद प्रधान होगा, तो इसके अकॉर्डिंग अपन विग्रह करें इसका, तो आजीवन, कोई भी चीज़ आजीवन होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, जीवन भर तक। ठीक है ना, तो इसका समास विग्रह होगा जीवन भर तक। ठीक है, ऐसे ही कोई चीज़ बोलते हैं हम आमरण, मतलब मरने तक, हम मरेंगे तब तक है वो चीज़, आमरण। ठीक है ना, आजीवन, यथासंभव, यथाशक्ति, मतलब शक्ति के अनुसार। ठीक है ना, ये सारे क्या हो जाएंगे, पूर्व पद अव्यय के उदाहरण हो जाएंगे। और कुछ उदाहरण मैं सुनाऊँ आपको, जैसे कि ये वाले, यथासंभव हो गया संभावना के अनुसार। ठीक है ना, यथाशक्ति हो गया शक्ति के अनुसार, यथासाध्य हो गया साध्य के अनुसार, अकारण हो गया बिना कारण के, आजानुबाहु, है ना, शब्द है आजानुबाहु, जिसकी भुजाएं घुटनों तक हों, तो घुटनों तक भुजाओं वाला। ठीक है ना, तो ये हो गया आजानुबाहु। अकारण हो गया बिना कारण के, अमरण हो गया। ठीक है ना, और बताऊं मैं आपको, जैसे कि निधड़क, निधड़क बिना धड़क के, और देख लो बेफायदा, बिना फायदा के, और हो जाएंगे दर हकीकत, हकीकत के अनुसार। अपन बोलते हैं ना, कभी कभी आप बोलते हो दरअसल ऐसा नहीं हुआ था, बोलते हो दरअसल ऐसा नहीं हुआ था। इस दर का मतलब होता है मैं, असल में ऐसा नहीं था। ठीक है ना, तो हकीकत के अनुसार हो जाएगा दर हकीकत। और एग्जांपल्स में बताऊं आपको, प्रतिक्षण, प्रतिक्षण का क्या होगा, प्रत्येक क्षण हो जाएगा। आकंठ, आकंठ मतलब कंठ तक। ओके, फिर आप देख लें दूसरे वाले पूर्व पद नाम पद। ओके, देखें पूर्व पद नाम पद कैसे हो जाएंगे। तो इसमें पहला पद या तो होगा संज्ञा या होगा विशेषण, दो ही होंगे। जैसे बोलूं मैं आपको, विवेकपूर्ण, तो विवेक से पूर्ण। ठीक है ना, और बोलूं जैसे कि धीरे धीरे, विशेषण है, कौन सा विशेषण है, क्रिया विशेषण है। क्रिया ही तो होती है धीरे धीरे, तो क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है ना, तो धीरे धीरे, इसका समास विग्रह करेंगे तो धीरे ही धीरे हो जाएगा। जैसे कि हाथों हाथ,
रातों रात, ये क्या है? संज्ञा है, संज्ञा ही तो है, ठीक है ना। रातों रात, रात ही रात में, हाथ ही हाथ में, ठीक है ना। कहते हैं ना हाथों हाथ देना है मुझे तो जो देना है, तो हाथ ही हाथ में देना है, ठीक है ना। और हो जाएगा जैसे कि मैं आपको और एग्जांपल्स दूं इसके, बार बार। एक पहचान और बताऊं आपको, एक ही शब्द संज्ञा हो या विशेषण हो, लगातार 2 बार आ जाए, बीच में योग चिन्ह हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बड़ा आप कभी कभी क्या करते हो, ये ऐसा योजक चिन्ह देख के ठोके आते हो द्वंद्व समास, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रत्येक योजक चिन्ह वाला उदाहरण आपका द्वंद्व का होगा, ठीक है ना। इसलिए जहाँ पर आपको एक ही शब्द 2 बार मिले, लगा देना। कौन सा होगा? 90% तो अव्ययभावी होगा, ठीक है ना। एक ही शब्द 2 बार दिख जाना चाहिए, बस 2 बार दिखना चाहिए ना। और एग्जांपल्स मैं और बताऊं आपको, धड़ाधड़, हाँ, एकाएक, कहते ना धड़ाधड़ मार, है ना। भागम भाग, मूवी भी है ना एक भागम भाग, देखिए। सुना सुनी, बीचों बीच, ये सभी इसी के हैं। घड़ी घड़ी, लोटम लोट, चला चली, मारा मारी, ये सभी किसके उदाहरण हैं? अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। ओके, तो अव्ययीभाव समास की विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। इसमें एक तो पहला पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरी बात, इसमें पहला पद अव्यय होता है। तीसरी बात, इसमें पहला पद विशेषण या संज्ञा भी होता है, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर आपको? इतना लिखा दूँ, अब हो गया सारा, लिखेंगे, ठीक है ना। रोक दें, है ना। चलो लेकिन लेकिन आप समास टॉपिक नाम डाला ही हुआ है आपका, समास ऊपर टॉपिक डाल लें, फिर उसके बाद लिखें समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। ओके, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। लेकिन आगे, 2 या 2 से अधिक पदों के, 2 या 2 से अधिक पदों को दो या दो से अधिक पदों को अपनी विभक्तियों को छोड़कर, अपनी विभक्तियों को छोड़कर नियमानुसार मिलना। ऐसा नहीं है तो मंडसंट उठा के लगा दो कहीं से कहीं तक, आले को पहले कर दो, विद्या को पीछे ले जाओ, ऐसा नहीं करना हमें। नियमानुसार मतलब सिस्टमेटिक मिलना चाहिए। ऐसे आ जाए गौशाला, तो गायों के लिए साला, और तुम बना दो साला के लिए गाय, है ना, पद तो वही है। ऐसा नहीं करना, नियम अनुसार की बात आ रही है, मतलब सिस्टमेटिक वो जमने चाहिए, ठीक है ना। आगे बात करें, लिखें, और नियम अनुसार मिल जाने और उनके एक पद बनने की क्रिया को, और उनके एक पद बनने की क्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, आगे लिखें। देखो, हमने ये विग्रह किया है, विद्या के लिए आलय विभक्ति है, और बड़ा ले लेता हूँ तुम्हारे लिए, और बड़ा एग्जाम्पल लूँ जिसमें 2-4 विभक्तियाँ हो, है ना, ऐसा लें। चलो, बहुत सारे पद हों उसमें, देखें। बैलों के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। ओके, कितना बड़ा है, ठीक है ना, खूब बड़ा है। बैलों के द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी, ये अलग अलग कर दी हमने। अब इनको हम नियम अनुसार अलग अलग किया है। ऐसा तो नहीं है गाड़ी के द्वारा खींचे जाने वाले बैल,
हैं, नहीं कर सकते ना। तो हम सिस्टमेटिक जमाया है हमने। अब इनको एक पद बनाएंगे, इनका एक पद बनाएंगे मतलब ऐसा शब्द बनाना है तो व्यक्ति पढ़ते ही समझ जाए कि ये तो बैलों के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी है। तो हम बोलेंगे बैलगाड़ी। बैलगाड़ी आते ही हमारे माइंड में तुरंत क्लिक कर जाता है, भाई बैलगाड़ी को तो बैल ही खींच के ले जाते हैं, पीछे से धक्का तो नहीं देते ना, हाँ नहीं करते ना, हाँ खींच के ले जाते हैं ना। और रेलगाड़ी को इंजन ले जाता है। चलो रेलगाड़ी का बताओ क्या बनेगा। इसका तो बन गया बैलगाड़ी, और रेलगाड़ी का बनाओ, बताओ। रेल पर चलने वाली गाड़ी, पता है जिसको तुम पटरी बोलते हो ना, वो रेल होती है, उसी को रेल बोलते हैं। जिसमें बैठ के जाते हो वो रेल नहीं होती है ना, वो ट्रेन होती है। हाँ, जिसमें तुम बैठ के जाते हो वो ट्रेन होती है, और जिस पर चल के जाती है वो वही रेल होती है। ओके ठीक है ना। अब इसका एक शब्द बना दिया हमने रेलगाड़ी, पर हमारे गांव में तो वही सी रेल कहते हैं, रेल आ गई। रेल जगह पे ही रहते हैं, कहूँ नहीं जाते वो हैं। लेकिन आगे उनके एक पद बनने की क्रिया को समास कहते हैं। लिख लिया इतना, आगे कंटिन्यू। और इन समास के पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को, और इन समास के पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को, और इन समास के पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। विग्रह कहते हैं। ठीक है, हो गया। आगे जैसे करके लिख लीजिए आप, विद्या के लिए आलय, ब्रैकेट में समस्त पद लिख लेना है ना। डैश करके विग्रह भी लिख लेना है। क्या हुआ? विद्या के लिए आलय हो गया, ब्रैकेट में लिख लीजिए समस्त पद, डैश करके लिख लो विग्रह, कि विग्रह है ना ये तो। और फिर नीचे लिख लीजिए उसी के नीचे विद्यालय, डैश करके लिख लो समस्त पद। समस्त पद है ना वो, तो सॉरी सामासिक पद है। देखो ब्रैकेट में लिखना है समस्त पद, ये है सामासिक पद। ओके